दूसरा चैप्टर पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि जैसे हम लोग के पदार्थ देखे हुए के कि वो प्रकार पर है, ठीक ना, कि ठोस, द्रव, गैस, बोस, आइंस्टीन, प्लाज्मा। अब इसका वर्गीकरण होगा कि पदार्थों में शुद्ध, अशुद्ध, तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में, इस तरह से पढ़ेंगे और आगे चल के कुछ विलयन के बारे में भी पढ़ेगा। तो पहले पिछले का रिवीजन करवाएगा। पिछले अध्याय में हम लोग पदार्थ के और उनके 3 विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ा ना, ठोस, द्रव, गैस, 3 रूप में पढ़ लिया। और साथ ही हम लोग पदार्थ के 3 रूप की भौतिकी गुणों की भी जानकारी प्राप्त कर लिए कि कौन किस तरह के आकार में रहता है, कौन कितना मजबूत होता है। तब ध्यान से पढ़ो, गलती बात होता है, यही मेन बात होता है कि कोई बीच पढ़ा करके हम जा रहे थे तो गुजर रहा है तो याद रहना चाहिए। कोई प्रस्तुत याद है, कोई भी नहीं याद था। सुबोध खान हाथ उठाया, मयंक तो मयंक को ले गया। किसे कहते, सब चुप था, सबके लिए साइंस बराबर था उसमें। खाली सुबोध हाथ खड़ा किया, एगो लड़की में आगे से 9 में, बस कोई। प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत रासायनिक संरचना के आलोक में पदार्थ का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का भी अध्ययन करेंगे। अब एक में स्पेशल वर्गीकरण कौन कौन, इसके आलोक के कितना तत्व होता है, कौन यौगिक, तो रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण का अंग्रेजी हमेशा क्लासिफिकेशन होता है, आधार का बेस्ड ऑन, रासायनिक का केमिकल और संरचना का कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक ना। फिर क्या, किसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितनों वर्गों में विभाजित किया, 3। कौन कौन, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हम लोग के आगे जितना पदार्थ मिलता है सबको कुछ को तत्व में काउंट किया गया है, कुछ को यौगिक में, कुछ को मिश्रण में। अवस्था में ठोस, द्रव, गैस है। हाँ, प्रकार के अनुसार से। तो कुछ ऐसा ठोस रहेगा जो तत्व होगा, ठीक ना, कुछ द्रव भी तत्व हो जाता है, कुछ गैस भी तत्व में काउंट होता है, उसके अनुसार से। कुछ यौगिक, कुछ मिश्रण में जो कुछ मिल करके बनेगा। तो हम लोग आगे सबसे ज्यादा तत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलो देख लो पहले, पदार्थ शुद्ध द्रव के रूप में या 2 या 2 से अधिक शुद्ध द्रवों के मिश्रण के रूप में रहता है और पदार्थ इन विभिन्न प्रकारों को नीचे दर्शाएगा। पहले अगर पदार्थ हुआ तो कुछ शुद्ध रहेगा और कुछ अशुद्ध द्रव रहेगा। अशुद्ध द्रव में कुछ न कुछ मिलल रहेगा, अशुद्ध द्रव में ज्यादा कुछ नहीं। फिर जब शुद्ध पदार्थ को हम लोग, तो पहले पदार्थ बदला ना, तो पहले शुद्ध और अशुद्ध में, और जब शुद्ध में देखिए तो एक में कुछ आता है तत्व और कुछ आता है यौगिक। यानी कि शुद्ध को भी 2 प्रकार में बांटा गया, एगो को तत्व, एगो का यौगिक, ठीक ना। तत्व में आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, लोहा, सब तत्व में। और यौगिक में आता है जल, बालू, चीनी, जो कोई का मिश्रण जरूर रहता है। और मिश्रण में फिर पढ़ते तो अशुद्धियाँ, ठीक ना। अशुद्धियों के प्रकार में मिश्रण आता है। फिर मिश्रण के 2 पार्ट है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण का तो जो बहुत अच्छा से मिलल है, जैसे वायु, हवा में सब कुछ गैस बहुत अच्छा से मिलल है, जल में नमक का विलयन अगर मिला देते तो बहुत अच्छा से मिल जाता है, समांग मिश्रण। और विषमांग मिश्रण जो ऊपर में दिखाई देते, जैसे कुहासा में पानी अच्छा से दिखाई दे देता है, कागज, इस तरह का मिलान करेंगे तो उतना अच्छा से न मिलल रहता है, इसे विषमांग हो गया। तो स्पेशल हम लोग पदार्थ के सबसे पहले जब 3 को बदला है, तत्व, यौगिक, मिश्रण में से तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तत्व किसे कहते हैं, तो यहाँ से रहेगा, ध्यान से देखना, यही उदाहरण, तत्व के उदाहरण जब देना है तब। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है, ठीक ना। जे भी तत्व बोलाएगा से शुद्ध रहेगा और सरलतम द्रव रहेगा, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक ना। एक अलग करना भी कठिन होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के संकेत सिर्फ H लिखते हैं, ये एकदम शुद्ध तत्व है, एक में कोई चीज़ के मिश्रण नहीं है। उसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ ये निकालिए, फास्फोरस, सल्फर, तांबा, जिसको कॉपर पढ़ेंगे, चांदी, सिल्वर, सोना, गोल्ड, ये संकेत रहा, प्लेटिनम इत्यादि तत्व के उदाहरण है। तब बोलेगा पहचानने के लिए, अब 20 से लेकर 10वां तक में रहता है कि इनमें से कौन धातु अधातु है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर 8वें में पढ़ा, धातु के गुण इसमें आ रहा है। फिर कौन तत्व है या कौन तत्व नहीं है, तो ये सब जो रहेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब किसका उदाहरण है, सब तत्व का उदाहरण है, ये सब तत्व है। समझा रहा है ना। अब तत्व की विशेषताएं देखो, यह एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तो जितना भी तत्व है से एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। अन्य तत्वों के गुणों में से विभिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, क्योंकि
यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक सरल द्रव में विभाजित नहीं किया जाता। हाइड्रोजन तो खुद अकेले है, अब हाइड्रोजन के अलग नहीं कर सकते हैं। और यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं का ही बना होता है और जिनकी परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 1। सबसे हल्का तत्व कौन होता है? तो ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1। वेरी गुड। जल एक तत्व नहीं है, ठीक ना, जल तत्व न है कहला, क्योंकि जल दो चीज से मिलकर के बना है, जानवे करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल विभाजित होकर दो सरल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक ना। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसी प्रकार साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है, यह भी तत्व नहीं है, क्योंकि जब नमक के देखते हैं तो नमक दो चीज से मिलकर के बना है, एगो सोडियम और एगो क्लोराइड, जिसको NaCl सूत्र रहता है। सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl। हाँ, क्योंकि परीक्षा देखाई बहन फर्स्ट सीटिंग में ना कहाँ सेंटर है? हाँ, मैं के इंटरो वाला को हमें दिया है। अगला देखो, क्योंकि यह सोडियम और क्लोरीन दो विभिन्न गुणों वाले सरल तत्वों से बना होता है। लिख देती है ना, पीढ़ी चलता है। सुमन की हालत की है तोहर बना वो वीर के बहन तो लिख देवे करती होगा जैसे भी है, लेकिन सुमन के बहुत खराब। एगो और के साथ पढ़ती थी एक घर में। हाँ, अगला देखो, अब तक 118 से अधिक तत्वों का खोज हो चुका है, ठीक ना। तो अभी तक कितना तत्व मिल चुका है? 118। पीरियोडिक टेबल वाला देखा होगा, उसमें तत्वों की संख्या कितना है? 118। तो अब याद रखना तत्वों की संख्या टोटल कितना है? 118। इनमें 92 यानी कि 92 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जबकि अन्य संश्लेषित तत्व है। यानी कि टोटल 118 तत्व रहे तो अंतिम में टोटल कितना तत्व? 118 तत्व। उनमें से धरती के अंदर से प्रकृति में खोजे पर मिला है तो टोटल 92 गो, और बाकी जो तत्व बच गया ओकरा मानव द्वारा बनाया गया तत्व है, ठीक ना। यानी कि जिसको साइंटिस्ट लोग बना दिया है वो दूसरे पूछा करके वही वाला। तो हम लोग तत्व के बारे में पढ़ लिए। अब फिर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो तत्वों को एलिमेंट्स कहा जाता है। तो देखो, तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। फिर तत्व को दो प्रकार में बांटा गया, कौन कौन? एगो का धातु और एगो के अधातु। तनका सानी स्पेशल पीछे धातु अधातु में पढ़ा 8वां क्लास में, और फिर 10वां में स्पेशल धातु अधातु के चैप्टर हम लोग का मेटल पढ़ेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तत्वों को एक तीसरी, अच्छा रुक जाओ, पढ़ते रहो। तत्वों की एक तीसरी श्रेणी भी होती है, ठीक ना, जिसको उपधातु हम लोग कहते हैं। तो मुख्यतः दो पार्ट बदलल है, कितना? दो। कौन कौन? धातु। एगो तीसरा में बदल कर गया है तो उसको उपधातु, उपधातु, जिसको मेटोलाइट्स कहा जाए। उपधातु के गुण धातु और अधातु के गुण से मध्यवर्ती होते हैं, यानी कि जेकरा में तनका सानी ना धातु वाला गुण रहेगा और तनका में अधातु वाला, जेकरा में दोनों गुण रह जाए, धातु अधातु दोनों वाला तनका तनका, उसको उपधातु कहते हैं। चलो आगे हम पढ़ेंगे। अब अधातुओं के गुण मध्यवर्ती होते हैं, तो धातु के गुण, तो स्पेशल हम लोग तत्व के दो प्रकार, धातु अधातु। तो हम लोग पहले धातु के बारे में पढ़ते हैं। धातु के गुण क्या है कि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? चमकने वाला चीज होता है, ठीक ना, एक तरह से। दूसरा गुण एक क्या है? ये ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक के मतलब कि अगर हमारे पास लोहा के छड़ ऐसे रहेगा ना, यहाँ आग गर्म करेंगे तो हमारा हाथ जलने लगेगा यहाँ, ठीक ना, क्योंकि चालक होता है, यहाँ से गर्मी यहाँ आ गया। और दूसरा बात, विद्युत का मतलब कि करंट, यहाँ करंट सटाएंगे तो यहाँ तक मतलब जन्मे करता है कि लोहा के छड़, तो यही चालक करता है, यानी कि सुचालक है। तो जितना भी धातु होता है यानी कि लोहा के छड़ टाइप वाला सब, ओकरा में करंटो पास होगा, ओकरा में आगो पास हो जाता है, कि वहाँ गर्म करेगा तो धीरे धीरे गर्म हो, यहाँ भी गर्म हो जाता है। ठोस अवस्था में अघात वर्धित और तन्य होती है। अगर कोई धातु ठोस रहेगा तो अघात वर्धीय मतलब कि पर पीटेगा तो ज़्यादा नॉर्मल आकार नहीं बढ़ा। तन्यता मतलब कि कुछ ऐसा धातु है जो बहुत पतला से पतला तार खींचा जा सकता है। अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, यानी कि कमरा के ताप जब भी बोले कि जो हम सबके 37 डिग्री सेल्सियस, एकरा पर अगर कोई भी धातु है तो ठोस है। जैसे अगर यहाँ भी धातु लगल है तो ये ठोस अवस्था में रहता है। परंतु एगो अपवाद है, जो कमरा के ताप पर ठोस न रहता है, द्रव में पिघलित रहता है, उसका नाम है पारा, ठीक ना। तो पारा एक अपवाद है। पारा को मरकरी कहा जाता है, HG संकेत है। पारा कहाँ होता है? तो थर्मामीटर में जो भरल क्या
रूम के पाती से हाँ पिघलने लगता है। तो पारा जो थर्मामीटर के देखता है उनमें जिधर होइत रहता है क्या तनका सनी गर्मी मिलता है तो पूरा पिघलने लगता है और सब दिन पिघलते होगा हाथ पर रखेगा तो हाथ में चिपकेगा नहीं लेकिन उन्हें भागते रहता है। तो पारा पूरा एकदम चांदी की तरह चमकता हुआ रहता है। थर्मामीटर में सर कोई पहले पुरनका थर्मामीटर अब तनका डिजिटल हो गया शीशा वाला पुरनका जो फूट जाता था वो है ना पारा चढ़ जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जैसे हम लोग अपना शरीर में लगाते हैं तो शरीर के गर्म 37 डिग्री से ज्यादा रहता है तो गर्म होगा तो थर्मामीटर बढ़ करके ऊपर आ जाता है नॉर्मल होगा तो फिर पारा भरल रहता है वही तो वो रहता है धातु ठीक ना पारा मतलब गाय भैंसी वाला पारा ना वो होता है धातु ठीक ना ओकरा में धातु के गुण रहता है ओकरा में से करेंटो पास हो जाएगा ठीक ना चमकीला भी रहेगा लेकिन ओकरा में एगो गुण है कि हमेशा द्रव के अवस्था में यानी कि पानी की तरफ छोड़ देंगे तो यहाँ भागेगा ठीक ना वही भरा रहता है थर्मामीटर में। तो वही बोला है कि जितना भी धातु होता है ना तो सब कठोर होता है ठीक जैसे पैसा देख रहा है लोहा हुआ के छड़ू सब कठोर होता है ठोस होता है लेकिन एगो अपवाद है कौन वो पारा जो ठोस न रहता है पानी की तरफ वही रहता है लवारिश है। अगला देखो जो कमरे के द्रव के रूप में पाया जाता है इतना हो गया। देखो धातु के एग्जाम्पल याद रखना पूछेगा इनमें से कौन धातु नहीं है ठीक ना सोडियम धातु है पोटेशियम धातु है जस्ता धातु इसको अंग्रेजी में जिंक कहा जाता है तांबा धातु है जिसको कॉपर कहा जाता है सोना चांदी लोहा एल्युमिनियम सब क्या है धातु है ठीक ना। तो धातु का एग्जाम्पल देख लिया चांदी सबसे आती है ना बिजली का हाँ चांदी वो है सुचालक है तो ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक। कॉपर में ना है सर अच्छा सुचालक पहला नंबर पर चांदी दूसरा नंबर पर कॉपर और तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम। तो चांदी का तार लगाया तो घर में सब लुटी के ले जाएगा ठीक ना और ओकरा बाद कॉपर के तार लगाएगा तो तनिका से ज्यादा वो महंगा होता है ठीक ना। ओकरा बाद एल्युमिनियम तांबा को ही कॉपर कहा जाता है तांबा को टेंट वाला तार रहता है जे हाँ जे ओकरा बहुत लचीला होता है मोटे ये हमारे सके कॉपर के सबसे अधिकतर घर में जब यूज सब करता है सब कॉपर के जेका छीले पर ना लाल सन के दिखाई देता है पूरा कॉपर के तार तांबा के जेका छीलेगा से उजला सन के दिखाई देगा ये होता है एल्युमिनियम बहुत हाँ वो में कॉपर के बाइंडिंग किया जाता है पंखा। लेकिन सर वो वाला रहता है ना जो एकरा अथी करता है तो में करंट पास होता है लेकिन उसको अथी करना पड़ता है रंग चढ़ाना। चलो आगे देखे जाओ। तो धातु के बारे में पढ़ लिया एग्जाम्पल याद ना। अब अधातु के गुण देखो अधातु में विशेष चमक नहीं होता है जैसे चौकी चमक रहा है तो चमक नहीं होता है। एकरा में एगो अपवाद है आयोडीन ठीक ना आयोडीन जो होता है चमकत रहता है ठीक जो चमकीला होता है। ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है क्या कि लकड़ी के अगर हम एक टुकड़ा लेंगे और यहाँ पर इसको गर्म करेंगे तो हमारा हाथ यहाँ नहीं जलेगा ये बड़का बड़का लकड़ी के जलता हुआ को उठा लेता है लोग क्या यहाँ ना आग लगल है यहाँ कोई दिक्कत ना होता है। दूसरा बात एक एजेंट करंट लगाएंगे तो एजेंट करंट हमको न लगेगा तो न यह उष्मा का कुचालक होता है और विद्युत यानी कि इसमें है न करंट पास हो सकता है न गर्मी पास होता है। पोल में करंट आता होगा नहीं पोल में नहीं आता खाली उसका तार में रहता है तार में रहता है। वो कभी कभी कोई कहता है कि पोल में करंट कैला गया मान लो पानी से भीग गया है तो पानी में रहता है ना तो अगर वो पानी से सटे तो पोल गीला है तो मैं आई नहीं जाएगा लकड़ी को अगर एक पूरा भिगा देंगे और यहाँ हम तार सटा देंगे तो यो में करंट पर कहला लकड़ी की वजह से नहीं पानी की वजह से बोले पोलो में जब कभी आ जाता है तो हो जाता है। चलो अगला देखो ये प्राय गैस के रूप में पाए जाते हैं तो अधिकतर अधातु जो होती है ना से गैस के रूप में हम लोग को मिलता है किंतु कुछ अधातुएं जो ठोस रूप में पाई जाती है वो मुलायम और भांगुर होती है जैसे वो ब्रोमीन। ये ब्रोमीन है ना यह है अधातु क्या है ये अधातु लेकिन यह ठोस रूप में रहता है नहीं गलती ये भी द्रव्य रूप में रहता है। ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन यह द्रव के रूप में पाया जैसे एगो पारा था ये था ठोस लेकिन किसके रूप में रहता है द्रव। उसी तरह एगो अधातु है ब्रोमीन यह द्रव के रूप में रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से धातु द्रव अवस्था में रहता है तो धातु बोलेगा तो पारा और सेम क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन। इसका संकेत होता है Br ब्रोमीन का संकेत Br और पारा का संकेत Hg। देखो अधातु के उदाहरण याद रहना चाहिए जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन गंधक क्लोरीन फास्फोरस आदि जो है सब अधातु है ठीक ना। तो अधातु है लिथियम धातु है। देखो यौगिक हीलियम गैस अधातु है। आगे देखो अब यौगिक के तत्व के बारे में हम लोग पढ़ लिए फिर तनका तत्व के आगे बीच में पढ़ेंगे। तो जो 3 गो प्रकार बदला गया पदार्थ का वर्गीकरण तो तत्व के बारे में पढ़ लिए। अब यौगिक के बारे में देखो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है ठीक ना। यानी ओकरा में समान चीज मिलैले रहता है
जैसे पानी में रहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यानी कि बराबर संख्या में मिले, ठीक ना, तो वही होता है यौगिक। ठीक, तो यौगिक जो रहता है वो 2 गो शुद्ध पदार्थ से मिलकर के बना रहता है। यौगिक में 2 शुद्ध पदार्थ से मिलकर के बने रहते हैं। जैसे देखो कहा है कि यौगिक को किसी रासायनिक क्रिया द्वारा विघटित करके 2 या 2 से अधिक सरल तत्व प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक के बनने में उसके अवयवी तत्वों के गुण गायब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लौह चूर्ण और गंधक के चूर्ण को विचार भार से 7:4 के अनुपात में मिश्रित कर गर्म करने से भूरे काले रंग का फेरस सल्फाइड बनता है, ठीक ना। तो किसको किसको मिलाने से? लोहा के और गंधक के। लोहा कितना होना चाहिए? तो 7 अनुपात में, और गंधक 4 में। यानी कि कहने का मतलब होता है कि अगर एगो टुकड़ा लिया जाए तो लोहा के टुकड़ा 7 गो रहना चाहिए, गंधक के टुकड़ा 4 गो। आज दोनों को अगर मिला करके गर्म करके बना देगा ना तो एगो फेरस सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? फेरस सल्फाइड। रंग काला होता है, भूरा। इस फेरस सल्फाइड में लोहे और गंधक को अपने अपने गुण पाए जाते हैं, अतः फेरस सल्फाइड लोहा और गंधक का रासायनिक संयोग से बनता है। अगला देखो, किसी यौगिक का रासायनिक संरचना ज्ञात करने पर उसे एक रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम। कैल्शियम का देखो सूत्र क्या होता है? Ca। आगे बहुत रहता है कि कैल्शियम के सूत्र, आप भी थोड़ा बार बार हम कैल्शियम बोल रहे हैं, चाहे लिख कर दिया नहीं कैल्शियम, आगे कैल्शियम न लिखल है, आगे Ca लिखल है संकेत का, कि बार बार धीरे धीरे हम लोग का चेंज होते चले। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्सीजन से बन जाता है तो चूना पत्थर बन जाता है, सी ना। और देखो कैल्शियम, देखो 2 गो चीज मिलाएगा, जो चूना बुझा हुआ चूना बनता है ना, उसमें कैल्शियम मिलल रहता है। जितना चूना देखता है तो सब पेंट उंट करे वाला खाए वाला वो सब बुझा चूना है, ठीक ना। तो ओकरा में कैल्शियम रहता है और क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तो जब कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिला देंगे ना तो बन जाता है CaO। क्या बन गया? Ca। और A को मिला देने से क्या बन गया? CaO। तो इसको मिलने से इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना, या शॉर्ट में चूना कह सकता है। तो इससे क्या बन गया? चूना बन गया। तो चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। और चूना किसका किसका मिलकर बना हुआ था? कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो इसीलिए सूत्र क्या होता है? CaO। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग कर देंगे तब बन जाता है जल। तो जल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन और O का। जैसे हाइड्रोजन जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के अणु 2 होता है और ऑक्सीजन के अणु 1, इससे बन गया। तो जल किसका किसका मिश्रण है? सौरभ? कार्बन के। जल में थोड़ा कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रवि से नींद हो गया तू सा लोरी सुन रहा था। जी जब रुकवे किए तो जाइए ना कॉपी लेना। सॉरी सिलाई कर रहा है जी, आपसे सिलाई करता है। अरे ला क्या वाला लेगा? 10 कोई से भी घाटा लगवा दिया ना। तू कैसे मारा रे पे? हाथ से यार कैसे? तू किताब वो मार बस ले, वो मार पूरा किताब के ले कैसे? किताब वीडियो कपड़ा का पहनने तो सजी चंगे करके चलाएंगे तब समझ आ ये नहीं। देखो जे भूतलाल है, ध्यान से देखो, पूछते कुछ है अब बताता कुछ है। हाइड्रोजन जल किसका किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक ना। जल के सूत्र होता है H2O। तो उसमें H है से हाइड्रोजन है, वो है से ऑक्सीजन है। अब एगो और जल में हाइड्रोजन के कितना अणु है? जल में 2 का H के बाद 2 बोलता है, का मतलब हाइड्रोजन के अणु 2 गो। एक अनुपात तो होता है तो 2:1 में दोनों का मिश्रण होता है तब जल बनता है जल। अगला पढ़ो यौगिक। यौगिक के अन्य उदाहरण है अमोनिया। अमोनिया जानता है? दिखा कभी? शॉर्ट में समझ लो यूरिया छीटा है। खाद की कैसे? ओहो में वो है ऐसे तो यूरिया के सूत्र अलग, लेकिन एक मिलत है। या कभी हम लोग मूत्र करता है ना तो उस समय जो गंध आ जाता है तनका देर बाद, वो गंध भी अमोनिया का होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो अमोनिया के सूत्र क्या है? NH3। उसमें हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन गैस मिल करके बाहर से मिलता है NH3। हाँ, कार्बन H के मतलब हाइड्रोजन, N के मतलब नाइट्रोजन। हाँ, सूत्र याद रखना, आगे बहुत अभी है कि रहता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब
गैस है जो सब लोग छोड़ता है या बाहर में निकलता है, तो सब में कौन कौन किसका किसका मिश्रण है? CO2 कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो 2 गो बन गया नीले डाइऑक्साइड। उसी तरह चूना पत्थर, एक सूत्र था CaCO3। हाइड्रोजन क्लोराइड, एक सूत्र है HCl। हम लोग के पेट में यह वाला एसिड निकलता है, क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको HCl कहता है। यह एसिड निकलता है तो तोड़ सके खाना पचता है, ठीक ना। आगे जब बायोलॉजी में फिर मिलेगा HCl, याद रखना HCl निकलेगा तो खाना नहीं पचता है। मतलब तुम्हारे और देखो, और कभी जे वो गैस अभी मान लो कभी बाथरूम उथरूम साफ करते समय जो रखता है ना हाइपिक, ओहो में HCl मिलायल रहता है, वह से कोई भी चीज साफ हो जाता है। जब अगर कहीं जाएगा दुकान में कहेगा कि एसिड दो, तो एसिड दिखा है बोतल पीला कलर के वो आता है, नॉर्मल मार्केट में मिलता पूरा करता बनता है। हाँ सर जी, फिनॉइल बनता है, एसिडो बनता है, सब कुछ भैया तुम्हें पता नहीं था। पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप तो हमारा बिलर चक पर ना बनता है। सर जी का घर है यहाँ। कौन बनाता है? बनता है ना, हाँ वो खोल ले। हाँ सर जी, हम लाए हैं, वहाँ लाए हैं, हाँ हो गया वहाँ से लाए हैं हम। सर जी हम लाए हैं, अरे हो गया सर जी हम लाए हैं। अब हम समझ गए। हाँ कथी लाया था? अरे हम बता देते थे। फिनाइल, फिनाइल, हाँ वहाँ पर हम गोली अरे खेले वो थे उस- इसके साथ, खेलिए। हाँ हाँ, अरे वो फनल के गोटी बेचता है गरीब ना, तो वह साथ वो बनाने में सब कुछ करने, समझ गया, हम ध्यान आ गया। तो वो देखो कैसे बनता है, तो वो में ना ये सब ये सीड पहले से तैयार होकर के आता है, जो बहुत अच्छे हिया बनाता नहीं उसको कहा जाता है। हियां खाली मिला हिया खाली और पानी मिला करके अब उसको के जो मात्रा हुआ एसिड के मात्रा ओकरा कम कर दिया गया, तब बोतल 1 लीटर में पैक कर दिया, मार्केट में बेच दिया। ओकरा तू ला करके कोई भी चीज हाँ और कुछ कुछ थोड़ा सा मिस होता है, हम समझ नहीं ना, वैसी बनता है वो पूरा प्योर नहीं ना। पानी रख देगा तो एसिड की मात्रा खत्म है तो एसिड खराब बन जाएगा, तो ओकरा उतना और बनाने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये सब मिला करके बनाया जाता है। तो उस सब में भी HCl रहता है, वो जो कहा जाए और अलग से थोड़ा सा रखता है, तो मान लो सब HCl हुआ, तो सब HCl एसिड होता है। जो थोड़ा सा अगर पीला कलर वाला मिल रहा है या कोई लाल कलर के भी मिले तो ये सब HCl होता है, ऊपर लिखलो रहता है। अब कभी मिलेगा बोतल तो देखना, अभी अपना सके मार्केट में 60 रुपए लीटर देता है। तो अगर एसिड किसी के मुंह पे मार देने से जल जाता है। कहाँ कुछ होता है हाथ के? बैटरी वाला नहीं ई वाला भी पर भी हो जाएगा, लेकिन वही जो देख रहा है ना क्या मात्रा, वही मात्रा कम किया जाता है ताकि आदमी दैनिक उपयोग में करे ना तो ज्यादा असर न पड़े। लेकिन जब हाँ देखो घास मारता है ना तो पूरे माइंड में कुछ नहीं हाँ वही होता है। तो उ तनका सा असर है, अगर बहुत ज्यादा खतरनाक वाला एसिड से मार दिया जाए और पानी तो में देह झड़का जैसे देगा। ना पानी ढुआ दे। चलो अगले हम पढ़ते अमोनियम क्लोराइड पढ़ो। अमोनिया में जैसे NH3 था तो ये अमोनियम बन गया था, एगो और बना दिया था NH4Cl। इस तरह से हम लोग यौगिक के बारे में समझ गए कि 2 गो तत्वों का मिलल रहेगा, ठीक ना, समझ रहा है। हाँ तो ये सब बन गया अभी तक यौगिक। अब देखो यौगिक के प्रमुख गुण, एक गुण क्या क्या कैसे देखो। तो यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे आयरन सल्फाइड को ले ले, यहाँ लोहा और गंधक के संयोग से बना यौगिक है। इसे फेरिस सल्फाइड के नमूने में निकट को चुंबक लाया है जाए तो फेरिस सल्फाइड चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा और इसका विवरण से, यानी कि अगर 2 गो यौगिक बनल रहेगा तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और उसको अगर कोई अलग करना चाहे कि में से कार्बन अलग हो जाए डाइऑक्साइड, तो वो नहीं घुलता है, वो अलग नहीं होगा। यही पूरा इतना लाइन में लिखा है। दूसरा लाइन देखो, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण पर बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि पानी है का संयोग बना करके एक जल बनता है, किंतु जल में क्या रहता है, हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन दोनों का गुण रहता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दोनों ही गैस है जबकि जल एक द्रव बन जाता है, तो क्या किया, हाइड्रोजनो गैस है और ऑक्सीजनो गैस है, लेकिन दोनों के मिलाने पर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, तो लिक्विड बन जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन में आग लगाएंगे तो जल्दी आग लग जाता है, लेकिन ऑक्सीजन अज्वलनशील है, यानी कि दोनों के गुण अलग अलग था लेकिन मिले के बाद एक असली रूप ले लिया है, किंतु ज्वलन पोषक होता है। जल न तो ज्वलनशील होता है, पानी में आग लगेगा नहीं, और न जल ज्वलन का पोषक होता है, न पानी के वजह से आग लगेगा न पानी में आग लगेगा, इस तरह से। लेकिन ऑक्सीजन के वजह से आग लगता है, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन ऑक्सीजन अगर कहीं नहीं रहेगा तो आगे नहीं लगेगा। तो यही बोला है कि ऑक्सीजन जो होता है सो हमारा ज्वलनशील होता है और वह पोषण भी करता है। ऑक्सीजन अज्वलनशील है, मतलब उसमें आग तो न लगेगा लेकिन ऑक्सीजन के वजह से ही आग लगता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो घर में आग नहीं। चलो समझ गया।
अगला देखो सोडियम एक ठोस एवं अति क्रियाशील धातु है। देखो एगो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाएंगे। तो सोडियम जो बोले तो क्या है, एगो ठोस है। पहले देखो सोडियम कौन क्या है, ठोस है, लेकिन अति क्रियाशील धातु है। अति क्रियाशील के मतलब तुरंत ओकरा क्रिया बहुत में क्रिया करने लगता है, यानी कोई के साथ आकर के तुरंत आग लग जाए वैसा हो जाता है। और क्लोरीन तीखी गंध वाली एक गैस है। और जो क्लोरीन है वो बहुत, जब क्लोरीन जब निकलता है कोई में से तो बहुत भयंकर गंध निकलता है। जैसे HCl को कभी डालेगा ना खोल करके तो जो बोला आदे थे जय हैप्पी वाला जब तू कभी तो लिक्विड है, जब कभी जाकर एसिड लाएगा ओकरा में से उझलेगा ना तो जो HCl निकलता है तो बहुत खतरनाक गंध देता है, तो उतना बर्दाश्त नहीं कर, सूंघ ही नहीं पाएगा, उतना तीखा गंध देता है। हाँ, जब भी कोई का यूज करता है जब बनाता है तो उसमें तो बहुत महकता होगा रे। जहाँ एसिड बनता है तो बहुत महकता होगा ना, मतलब घर में रहता है। हाँ, अंदर रूम भर में महकता होगा बाहर। स्प्राइट पीते तो जैसे नहीं पीने के बाद ढका लेते, हाँ, तो वैसे वैसे होता है। ठीक, तो क्लोरीन दोनों विषैले होते, किंतु इन दोनों के संयोग से बनाना सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक भोजन के अति आवश्यक होता है। अतः सोडियम क्लोराइड के गुण सोडियम और क्लोरीन दोनों से भिन्न होते हैं। तो जब सोडियम अलग है क्लोरीन अलग है तो गुण अलग अलग है, लेकिन दोनों मिला कर बन गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, तो नमक बन गया, नमक के हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर खाली क्लोराइड रहेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सोडियम अगला देखो, किसी यौगिक के बनने में उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्राय उत्सर्जन या अपशोषण होता है। तब देखो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैसों को परस्पर मिश्रित कर देने पर उनके बीच जब तक अभिक्रिया नहीं होती है तब तक मिश्रण की विद्युत चिंगारी उत्पन्न न की जाए। उपयुक्त मिश्रण को ऊर्जा की आपूर्ति होने पर दोनों गैस परस्पर संयोग करके जल बनती है। तो दोनों जब अच्छा से मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तब पानी बनता है। उसी तरह लोहा और गंधक को जब हम मिश्रण साधारण ताप पर रखते हैं तो उसके बीच अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन बहुत गर्म कर न किया जाए तब तक, यानी कि बहुत गर्म करते हैं तो लोहा और गंधक तीव्र अभिक्रिया करके उसको फेरस सल्फाइड यानी कि का पड़ी आग के ज़्यादा जरूरत पड़ता है अच्छा से मिलने के लिए। यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे कि जल में चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार विचार के अनुपात हमेशा 1:8 रहता है। ठीक ना, तो जल के फिर बताए तो 1:8 रहता है, अर्थात जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात निश्चित रहता है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बने कार्बनिक डाइऑक्साइड का भार विचार से कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 रहना चाहिए, कि 3 को कार्बन और ऑक्सीजन का भार 8 में रहना चाहिए। ये वजन है उसका। अब देखो यौगिक का द्रव्यमान का क्वथनांक, पिछले चैप्टर में हम बार बार द्रव्यमान का क्वथनांक पढ़ चुके थे। द्रव्यमान का अर्थ होता है मेल्टिंग पॉइंट, कि कब वो गले लगेगा, और क्वथनांक का अर्थ होता है बॉइलिंग पॉइंट, है कि कब वो उबलने लगेगा। तो उदाहरण के लिए बर्फ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यानी कि जमता है पानी जमता है, बर्फ 0 पर पिघलता है। ठीक ना, और जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक ना, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है, लेकिन अगर बर्फ तू ला करके बाहर रख देगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलना शुरू कर देगा। बाहर के 37 में रहता है। हाँ, तो जैसे जैसे अगर 0 पर भी ला कर रखा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। फ्रिज में तो 0 रहता है, तो 0 रहता है तो ओकरा और माइनस में जाने लगता है, -4 पर जाकर बर्फ एकदम ठोस में बनल रहता है। -4 पर अंतिम हम धीरे करते हाँ फ्रीज रही माइनस में जा सकता है। हाँ जाता है ना, लेकिन फ्रीज के पावर होते नहीं। फ्रीज है। आगे देखो, यौगिक एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। तो समान का मतलब कि बहुत अच्छा से मिलल रहता है, इतना अच्छा से कि हमको पता रहता है जैसे पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलल है क्या मन, लेकिन हमको पता चलता है। तो यही समान मिश्रण है। उसी तरह लोहा और गंधक के संयोग से यौगिक जो फेरिस सल्फाइड है, यह माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यह कण इतना छोटा छोटा दिखाई देता है कि हमको पता न चलेगा। अब रासायनिक यौगिक रविश न बोलता है, चूंकि तत्वों के रासायनिक संयोग का फलस्वरूप यौगिक बनते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है। ध्यान दो, आगे के सब पढ़ेगा तो कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होगा वो चूंकि तत्वों के नहीं रे देखेंगे अभी नहीं हुआ है, वही दूसरा चीज देखा है। मोबाइल से सर बनाए। हाँ देखो, चूंकि तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं, इसीलिए इन्हें रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है। अब रासायनिक यौगिक के बारे में देखो, केमिकल कंपाउंड, आगे जब भी पढ़ेगा तो ये अंग्रेजी वाला शब्द लिखल रहेगा क्या, केमिकल कंपाउंड। ठीक ना, जब जब पढ़ेगा तो लिखल रहेगा केमिकल कंपाउंड। केमिकल जो हम लोग पढ़ लिए रासायनिक यौगिक एक रे लिखे रहेगा। तो क्या कहा जाता है, चूंकि तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं, इसीलिए इन्हें रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है।
तत्व और यौगिक के कुछ गुणों को कुछ विभिन्न उल्लेख दिया गया कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, से ध्यान से देख लो। आगे पीछे क्वेश्चन है कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, लिखे, यही वाला छाप देना है, समझ जाओ। तत्व के बाद सुनो, तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि अलग न किया जा सकता। मतलब पहले देखे तत्व के, यह हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन के ताप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यौगिक जो होता है वो दूगों से मिलकर के बना होता है। यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे जल करे तो जल में तो दो भाग कर सकते हैं, हमें दो तत्व रहता है, तत्व के जब हम करेंगे तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं रहेगा, तत्व को देखेंगे तो दो रहता है ना, कौन कौन रहता है, क्या क्या मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो वो कहने का मतलब है, अलग करने का हमको कहने का मतलब बोला जाता है। अलग करेगा तो गैस बन जाएगा। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, ठीक ना। वो में जो तत्व रहेगा से एक ही परमाणु, जैसे हाइड्रोजन खाली है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो खाली ऑक्सीजन। लेकिन यौगिक जो होता है से विभिन्न प्रकार के अणुओं से बना है। जैसे अगर H2O के बार बार बोले तो में एगो H है या एगो O है, NaCl बोल रहे थे एगो Na है एगो Cl है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड दोनों के यौगिक से मिलकर बना है। और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। तो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है से अलग अलग होता है, लेकिन यौगिक के जो भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से और अलग होते हैं। तत्व एक सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, तत्व एकदम सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। और जो यौगिक है यह भी एकदम सूक्ष्मतम कण का अणु कहलाता है। जब जागा तब सवेरा। बहुत अच्छा, ठीक है, पढ़ते रहो। अगला देखो, हम लोग का तत्व खत्म हो गया है और यौगिक खत्म हो गया है। अब खाली मिश्रण खत्म कर देंगे, नहीं मिश्रण खत्म करेंगे तब एक बाद ये प्रकार है अलग हो जाए। तो इतनो दूर पढ़ो मिश्रण के गुण, इतना दूर पर है ये छोड़ हाँ मिश्रण खाली पढ़ लो, मिश्रण के गुण कर ले। बाद में। हाँ एक में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे मिश्रण के। देखो मिश्रण के मत समझ में करता है खिचड़ी, हाँ यानी का में दो तीन गो चीज को मिला देना। मिक्सचर खाया है, कथी कथी मिलल रहता है दलबूट में, अरे दालबूट कैसे बादाम, झिल्ली, सकरौरी, तो वही चीजें में देखो मिश्रण ही रहेगा जेकरा में दो तीन गो तत्व मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखो मिश्रण वह पदार्थ है दो या अधिक तत्वों का यौगिक किसी अनुपात में परस्पर मिला देने पर बनता है। तो मिश्रण कैसे बनेगा, दो तीन गो चीज को अच्छा से मिला देंगे, यानी दो तीन गो तत्व को। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के देखो जैसे वायु, हम लोग जो हवा को अगर यहाँ पर हम कैप्चर करिए तो हवा में एगो चीज मिलल न रहता है, हवा में एक दो तीन से अधिक से। देखो हवा में क्या क्या रहता है से, सबसे ज्यादा हवा में नाइट्रोजन रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी रहता है, ठीक ना। और सब तनका तनका रहता है, तो आदि चीज का मिश्रण है। तब बोलता है कि वायु किसका किसका मिश्रण है, तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पंखा वाला हवा जल, पंखा हवा अपना पैदा नहीं करता, वो बगल की हवा को खींच कर एक जगह कर रहा है, यही के ना हवा है। हाँ तो सब इसीलिए पूछता है पहले, सुनो हाँ बंद रहता है तैयो तो हवा आता है। हाँ वो केनू ना केनू खींच लेवे करेगा सीधा। अगला देखो पैक करके चला देगा तो रूम थोड़ी सब पैक रहता है, शीशा वाला हवा कम आएगा तोरा अपने तू चला कर देखना, सारा गेट बंद कर ले तो थोड़ा पंखा हवा कम देगा। हाँ हवा कम देगा, जैसे ही खोलेगा तो थोड़ा पंखा ज्यादा हवा देने लगेगा। तो अपने कहा कि मारी तोड़ दे। चलो आगे सुनो, वायु देखो पूछता है वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ठीक ना। वायु क्या है, मिश्रण बताना है, सब मिक्स रहता है। अब वायु क्या है, तो वायु कई गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्पों का मिश्रण है, ठीक ना। इसमें अल्प मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ भी मिले रहते हैं। अब देखो अगला बारूद, बारूद में रहता है सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, कोयले का मिश्रण होता है, एक से गन पाउडर बनाया जाता है। तो तुझा जो फटाका फोड़ता है वो में जो बारूद निकलता है वो एगो चीज न रहता है, फूटता कैसे, खाली में बड़ा बारूद न रहता है। अच्छा अरे वो करा बूम बूम कर दे, इसलिए आवाज करता है। देखो अगर उसको ऐसे बजाता है ना, आग काख में दाब के बजाता है ना, तो देखो अगर यहाँ हम दाब देते हैं यहाँ से हवा निकलता है, लेकिन दबाई रहता है, तनका सानी मौका निकलता है तो यहाँ जो निकलता है तो आवाज करता है ना। उसी तरह बारूद के जब जलाते हुए तो बहुत ज्यादा गैस बन जाता है। अब वो गैस बन जाता है तो गैस जब निकलेगा ना सब बजाने लगा। तो देखो वो गैस निकलेगा ना तो एक दूसरे से टकरा रहा है,
तो क्या करेगा वो आवाज कर देगा। तो एकरा देखो एक बहुत अच्छा से धागा लपेट ले रहता है ना लपेट बम पर। बहुत टाइट से वो पहले में आग लगाया तो पहले में आग लगने पर में धुआं। हाँ कर ठीक। सर उतना आलूआ बम में खाली रहता है, बिड़िया बिया में ना वीडियो में कितना कागज लपेट ले रहता है। तब फटता तो आवाज करता था। तो ओहे कागजवा फटता है, गैस फटा, तब गैस अचानक निकला, ऑक्सीजन निकलता है बस आवाज करता है। समझ गया तू सब बम फोड़ देगा। अब इस्पात अब इस्पात छुट्टी देंगे चलो। इस्पात को अंग्रेजी में स्टील कहते हैं। हम लोग के अगल बगल में जितना चीज देखता है जो पहले लोहा के बनल रहता था, लेकिन ओकरा और मजबूती करने के लिए ना ओमना में बहुत चीज और मिला दिया लोहा के साथ। देख सुनो रे, तो लोहा खाली चीज के बनल है। से ज्यादा मजबूत स्टील होता हाँ लोहा अगर नॉर्मल ना तो कमजोर हो जाता है, तनी मुलायम होता है। लोहा में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ा देगा ना तो मजबूत हो जाता है। चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो यह लोहा कार्बन और अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और बेंडिनियम का एक मिश्रण होता है। तो देखो लोहा के कोई चीज लेगा सो स्टील का देखो लोहा के ना कहे बताया कहला कि कमजोर थोड़ा सा होता है, मुलायम होता है। तो लोहा में क्या क्या मिला रहता है, कार्बन भी मिला रहता है अल्प मात्रा में, तनका तनका सब मिला रहता है, निकेल भी मिला रहता है, क्रोमियम भी मिला रहता है, मैग्नीशियम और बेंजीन। ये सब धातु को एक जगह मिला करके जैसे खाली भात खाएगा तो अच्छा ना लगता है। तनका दाल धो दिया तो और स्वाद, तनका दूगो आलू धो दिया तो और स्वाद, हाँ तनका और फूलगोभी धो दो तो स्वाद, तो क्या बन गया, स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह इस्पात में खाली लोहा के गेट से अच्छा और चमक भी बढ़ जाता है। देखो लोहा के गेट है तो एक पावर कम रहता है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ लाइन कट जाता है तो झूठ बोलते हैं, लाइन आ जाता है तो सच बोलेंगे। मारिए तो समझ गया स्टील के बारे में क्या क्या इसका मिश्रण होता है। स्टील मैग्नीशियम सही बोले ना सर जी। निकेल निकेल बोलो तो जल्दी से क्या निकेल लोहा कार्बन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। निकेल कार्बन में लोहा मिलल रहता है, कार्बन मिलल रहता है, निकेल मिलल रहता है, क्रोमियम रहता है, मैग्नीज मिलल रहता है। ठीक है अगला सुनो। अतम मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, काहे कि उसमें बहुत सारा चीज मिल गया है। देखो तू पानी तनका लेकर के आया ठीक ना, तो वो शुद्ध मान लिया, अगर में तनका नीमक मिला दिया, तनका माटी मिला दिया, तनका पता मिला दिया, ये हम समझने के लिए कह रहे हैं, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो उसी तरह ये जो इस्पात में बहुत चीज मिलल है तो ये अशुद्ध में काउंट हो जाता है। तो जितना मिश्रण होता है उसको अशुद्धिया काउंट कहा जाता है। ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का परस्पर मिलान से बनाए जाते हैं और मिश्रण में शुद्धि उपस्थित शुद्ध पदार्थ अनेक अवयव जिसको कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। तो कंपोनेंट देखो एकरा में देखो तब बोलता है कि इस्पात का अवयव कौन कौन है। तो ये जो बोले कि इस्पात जे चीज से मिलकर के बनता है ना उसी को अवयव कहते हैं। तो इस्पात के अवयव बताओ, इस्पात के अवयव कौन है। कार्बन अवयव मतलब कि केकरा के से मिलकर बना है। निकेल लोहा मैग्नीशियम बोलते हैं मैग्नीशियम। रॉबिन्स हम पढ़ा रहे हैं इन्हें केमिस्ट्री, तुम पढ़ ले। भूगोल खोल दिया तो देख। चलो सुनो अब बताओ तुम वायु का कौन कौन अवयव है। वायु का एगो बारूद ना, बारूद का वायु बारूद ना, वायु हवा में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम संकेत डाइऑक्साइड। तो वही पूछा हवा एगो चीज के ना रहता है, इनमें कई चीज के मिश्रण है, यही नीचे लिखा है। ध्यान से सुनो, यही लेल आप कभी ना पूछेगा कि बउआ कथी कथी मिलाकर खिचड़ी में, बोलता है कि ये में अवयव कौन कौन है। तो खिचड़ी में क्या क्या अवयव रहता है, आलू दाल मिर्चाई हल्दी नमक सब उसका अवयव हुआ। उसी तरह सब्जी मीठा करता है। सब्जी सबसे भूलिएगा चावल। तो उसी तरह देखो, तो उसी तरह इस्पात में सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा रहता है। ठीक ना, तब बोला है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जो परस्पर मिला करके बनाए जाते हैं मिश्रण में उपस्थित शुद्ध पदार्थ अनेक अवयव कहलाते, तो यही सब अवयव कहलाता है। ठीक ना, अब मिश्रण के गुण हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए बाकी खिलाइएगा।